वो सीड कैसे ढूंढते हैं आप कि ये डिजाइन और ये नहीं? एनआईडी आके एक्चुअली मेरा पर्सपेक्टिव बहुत बदला है। जो भी आदमी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है वो डिजाइनर। हम ये डिफरेंस कैसे बनाते हैं कि नेशनल कॉलेजेस का पर्पस ये है और प्राइवेट कॉलेजेस का पर्पस ये डिफरेंस है क्या? नेशनल कॉलेज जब बने थे कि डिजाइनर्स देश में जो समस्या है उस समस्या का समाधान दे, पर्पस ये था। दूसरी बात, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग बॉडी। कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो वो लॉस में है, पर लॉस क्यों नहीं गिन पाते हैं? हम इंटेलेक्चुअल गेन की बात कर रहे हैं। निफ्ट एनआईडीज इन एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड इतनी मिथ और कहानियां हैं मार्केट में, कई बार स्टूडेंट्स लॉस्ट हो जाते हैं कि क्या करें कि एडमिशन मिले। एक इंस्टीट्यूट का क्या एथॉस है, क्या सोच है, आपको जो सिचुएशन दी गई है उस सिचुएशन को समझ के सॉल्यूशन डिराइव करने की कैपेसिटी है, यही देख रहा है क्वेश्चन पेपर। इंडिपेंडेंस के बाद एक विजन था जहां पर डिजाइन सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि इंडस्ट्री और समाज, इन दोनों को बदले। इसी विजन के चलते 1958 में चार्ल्स और रे ईम्स ने एक रिपोर्ट लिखी, द इंडिया रिपोर्ट, और वही सीड बना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन का, और यहाँ से शुरू हुआ इंडिया का डिज़ाइन रेवोल्यूशन। और आज ये लेगेसी आगे बढ़ चुकी है। आसाम, आंध्रा, हरियाणा और मध्य प्रदेश में नए एनआईडी सेंटर्स खुल चुके हैं जो कि नए थिंकर्स और क्रिएटिव लीडर्स को ट्रेन कर रहे हैं। और इन्हीं थिंकर्स और लीडर्स को गाइड कर रही हैं डॉक्टर विद्या राकेश, जो कि एनआईडी मध्य प्रदेश की डायरेक्टर हैं और जो कि हमारे पॉडकास्ट की आज एक स्पेशल गेस्ट भी हैं। आज का एपिसोड हर उस इंडिविजुअल के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि डिज़ाइन इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या उसमें टीचर है, या उसमें स्टूडेंट है, या उसके प्रोफेशन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। विद्या राकेश जी ने हमसे कई सारे टॉपिक्स पर बात करी, जैसे कि लीडरशिप, जैसे कि कैसे डिज़ाइन नेशन बिल्डिंग में हेल्प करता है। उन्होंने बताया कि कैसे एक स्टूडेंट को नर्चर किया जाता है डिज़ाइन कॉलेजेस में, ताकि वो प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो रेडी हो ही, लेकिन वो नेशन बिल्डिंग में भी कैसे हेल्प कर सकता है। इसकी हिस्ट्री क्या है, हमें डिज़ाइन को पढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और ये कैसे इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ये कैसे एक लर्न डिज़ाइनर और एक सेल्फ लर्न डिज़ाइनर का डिफरेंस हमें सिखाता है। इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें हुई एंड आई थिंक यू विल लर्न अ लॉट, सो स्टे ट्यून्ड, वॉच द एंटायर एपिसोड एंड एंजॉय। मैम, वेलकम टू क्रिएटिव क्योस विद आकाश। थैंक यू। इट इज़ एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू हैव यू, ऑफ कोर्स। मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारी जब पिछली मुलाकात हुई थी कुछ दिनों पहले जी तो आपने मेंशन किया था कि आप लखनऊ से हैं। जी। आप थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में बताएंगे? हाँ, देखिए, मेरे पापा जो हैं वो ट्रांसफरेबल जॉब में थे। ओके। तो ही वाज डिप्टी कमिश्नर इन सेल्स टैक्स। तो वी हैव ट्रैवल्ड एंटायर यूपी। तो आगरा, बनारस, लखनऊ, गोरखपुर, ये सारे सिटीज़ हमारे पर्व्यू में थे। लेकिन एट वन टाइम माय फादर रियलाइज दैट स्टूडेंट मतलब किड्स नीड टू बी स्टेबल। ओके। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि लखनऊ में रहेंगे, तो इसलिए अब हम अपने आप को लखनऊ का कहते हैं। ये तो कौन से साल की बात होगी? लखनऊ में ही बॉट अ हाउस इन 1984। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि 1984 से रह रहे हैं हम वहाँ पे, लेकिन हाँ, हाउस आ गया तो फिर स्टेबिलिटी वहीं पे आने लगी। और फिर जब सब सेटल होने लगे, पापा इधर उधर ट्रैवल करते थे, लेकिन हम लोग लखनऊ में थे। अच्छा। पर मेरी स्कूलिंग जो है वो आगरा, बनारस, लखनऊ, गाजियाबाद, अच्छा। सब जगह की है। ऑनलाइन जी। बहुत ही अनसरप्राइजिंग लगता है जब कोई लखनऊ से होके क्रिएटिव फील्ड में आ जाता है। तो एक बड़ी नेचुरल सा प्रोग्रेशन लगता है कि यार आप तो क्रिएटिव फील्ड में ही आएंगे। तो आपके लिए नेचुरल था कि आपको कब लगा कि डिज़ाइन में आना चाहिए, या डिज़ाइन ने आपको अट्रैक्ट किया? अब मैं आपको ये बताऊंगी तो आप एक्चुअली सरप्राइज होंगे। प्लीज। लखनऊ में एक स्कूल है, सेंट डोमिनिक। ओके। काफ़ी पुराना स्कूल है। मैंने वहाँ पे 3rd, 4th, 5th भी करा है। अच्छा। और ये है शायद 89-90 की बात है। मेरे घर के सामने एक आईपीएस ऑफिसर रहते थे, उनका बेटा निफ्ट में था। अच्छा। 89-90 में ही निफ्ट खुला है। ओके। मुझे तब से निफ्ट पता है। अच्छा। आप सोचिए, मैं 3rd, 4th में हूँ, तब से आई नो व्हाट इज निफ्ट। और मैं तभी से निफ्ट आना चाहती थी। थोड़ा हाथ में क्रिएटिविटी थी भी।
घर में कोई भी चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करके कुछ बनाना, पेंटिंग, सभी तरह के चीज़ हमने किए हैं। इनफैक्ट मैं ऐसा कहूँगी कि छुट्टियों के दौरान, जैसे जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं जब बच्चों की, तो कोई भी ऐसी छुट्टी नहीं थी जिसमें मैं घर में थी। अच्छा। I was doing something. Okay. Either I was sketching, I was taking creative courses, या कुकिंग का भी मैंने किया है, आइसक्रीम्स बनाने का भी किया है। Okay. और मतलब क्रिएटिव फील्ड, अब क्रिएटिव कुड बी इन लॉट ऑफ वेज। तो मैंने हर डोमेन एक्सप्लोर करने की कोशिश की है अपने वक्त में। तो निफ्ट तो मुझे बहुत पहले से पता था। बड़ा सरप्राइजिंग है एक्चुअली, बिकॉज उस उम्र में, एंड आई थिंक दिस इज लेट अर्ली 90s आपका। अर्ली 90s। तो अर्ली 90s में निफ्ट पता होना ही बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज हम लोग ने भी जब ज्वाइन किया, वो मुझे भी कुछ 10th 11th में पता चला कि ये कोई कॉलेज है जहाँ पे हम पढ़ सकते हैं क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। तो आपका रुझान उस टाइम से ही चालू हो गया था? हाँ, मेरा रुझान पर्सनल उस वक्त से ही है, और मैंने जैसे बताया कि थोड़ा सा है, जहन में भी है कि क्या होता है ये। तो कैसे लगा वो जर्नी, मतलब when you were dreaming about a college and you finally went there? There was a lot of thing in between. तो ये मेरा पर्सनल था कि मुझे क्रिएटिव फील्ड में जाना है, बट एज यूजुअल सबके माता पिता तो उन्हें, मेरे पापा मैंने बताया डिप्टी कमिश्नर सेल्स टैक्स रिटायर हुए हैं, तो वो मुझे आईएएस बनाना चाहते थे। ओके। एंड आई एम अ पीसीएम बैकग्राउंड पर्सन। 12th तक मैंने पीसीएम लिया हुआ है। इसके बाद मेरे पिताजी ने चाहा कि मैं सिविल्स की तैयारी करूं, तो उस वक्त सिविल्स के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वो फेमस थी। वहाँ से ज़्यादातर आईएएस आईपीएस या अभी भी हाँ वहाँ से निकलते हैं। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि आप ग्रेजुएशन करिए। तो अब साइंस डोमेन से सीधे आर्ट्स में जाना वाज अ डिफ़िकल्ट थिंग, बट हाँ हमने किया, और मैंने पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री और इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैंने सिविल्स की तैयारी की है। तो 94 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। 95, 96, 97, 98 4 years I have devoted to civils. In 97 I have given IAS interview UPSC दिल्ली। तो वो भी एक जर्नी थी। और जैसे कहते हैं आईएएस के तैयारी के लिए जिन लोगों ने हमें बताया, समझाया, उन्होंने कहा कि इस दुनिया में जो कुछ भी है सूरज के नीचे वो सब आता है जी। तो आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसी चीज बची नहीं होगी पढ़ने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए जो कि छूटी हो उसमें जी। तो उसने आपके होराइजन को बहुत वाइडन किया है। मतलब मेरे होराइजन को आप किसी भी क्षेत्र में बात करना चाहें वो हम कर सकते हैं जब आप सिविल्स की तैयारी करते हैं, तो इतना वाइडन किया है। खैर जो भी है, वहाँ इंटरव्यू देने के बाद जैसे हर किसी की ज़िंदगी में कभी कुछ पड़ाव आता है कि अब ये नहीं हो रहा या जो भी है, तो नहीं हुआ। तो फिर तब मैंने पापा से अपने बोला कि पापा अब मुझे निफ्ट जाने दो। तो ये था, स्ट्रगल था उस वक्त पेरेंट्स के लिए। निफ्ट पता नहीं क्या था। आज भी शायद बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो ये सोचते हैं कि ऐसी चीज़ें क्या हैं, कैसे बच्चा इस फील्ड में अपने लिए रास्ता बनाएगा, अपने लिए अर्निंग ढूंढेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को अभी भी मेडिकल इंजीनियरिंग इन्हीं सब चीज़ों में समझ में आता है, या सिविल्स आप गवर्नमेंट सर्विसेज में निकाल लीजिए तो आपको समझ में आता है कि ये डोमेन है नौकरी के। लेकिन हमारे पिताजी के पास भी नहीं था। और कैसे समझाया आपने? नहीं समझाया, नहीं समझा कोई उस वक्त के पिता माता को नहीं पाता है। लेकिन हाँ, उनकी भी मजबूरी और हमारी भी मजबूरी। उन्हें भी ये समझ में आया कि अगर हमें कुछ करना है या हमारे बच्चे को ही कुछ करना है तो हमें उसे फ्री छोड़ना पड़ेगा। ये उनकी लर्निंग थी और हमारे लिए अचीवमेंट था कि हम गए वहाँ पे और हमने सीखा। और चूंकि आईएएस की तैयारी कर चुके थे तो निफ्ट की तैयारी करने में कुछ नहीं था। तो मैंने बिना तैयारी के ही दिया था निफ्ट। और निफ्ट दिल्ली में मैंने जीएमटी किया है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। इट इज़ अ प्रोडक्शन कोर्स, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन कर चुकी थी तो मैं बैचलर फिर नहीं करना चाहती थी। लेकिन हाँ, मास्टर्स है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा था वो। तो वो किया मैंने। और मैंने जैसे बताया कि लोग सालों तैयारी करते हैं निफ्ट की भी या एनआईडी की भी बहुत समय तैयारी करते हैं, पर मैं जिस बैकग्राउंड से आ रही थी वहाँ कोई मतलब नहीं था जी। तो वो मैंने किया। और उसके बाद
एक नई दुनिया देखने को मिली, क्योंकि सिविल्स की दुनिया एक अलग दुनिया है और क्रिएटिव्स की दुनिया एक अलग दुनिया है। पर हाँ, मुझे वहाँ पहुँच के लगा कि हाँ, मैं अपने डोमेन में आ गई हूँ, मुझे वो पसंद था, उसने मुझे एक दुनिया दिखाई। और जैसे उस वक्त कहते हैं ना कि आप लखनऊ से जब दिल्ली जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि आपको एक कल्चरल शॉक लगेगा, उस कल्चरल शॉक के लिए तैयार रहिएगा। क्या था एक कल्चरल शॉक? अब सबसे पहले तो लखनऊ के लोग जैसे नफासत और उससे बोलते हैं, हमारे में उतनी नफासत है नहीं, लेकिन फिर भी लखनऊ एक अलग कल्चर, दिल्ली बहुत ओपन है, बहुत वाइड है, बहुत फास्ट है, एडवांस है। और दिल्ली में अगर जो सर्वाइव कर गया, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं और उसे कभी कोई दिक्कत आएगी। तो वो सर्वाइवल भी बहुत अच्छे से सिखा दिया जाता है हर तरीके से। हाँ, लाइफ स्किल आ जाते हैं एक्चुअली। तो वो सीखा हमने और उसके बाद तो हम बस आगे ही बढ़ रहे हैं। आप जैसे बता रहे हैं उससे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है कि आपके सिविल्स की प्रिपरेशन में भी और क्रिएटिव इंडस्ट्री में भी फ्री थिंकर्स की बहुत जगह है जी। और शायद ये ना होके इसमें आपको ज्यादा मौके और ज्यादा मजा आने लगी मेरे ख्याल से। फ्री थिंकिंग का बहुत अच्छा वो हुआ। फ्री थिंकिंग भी मुझे लगता है किसी एक फील्ड में नहीं चलता है, फ्री थिंकिंग हर जगह अप्लाई होता है। आज अगर मैं डायरेक्टर हूँ एनआईडी की, तो यहाँ पे भी मुझे अपनी थॉट प्रोसेस फ्री ही रखनी पड़ती है। आई हैव टू लुक एट थिंग्स इन अ वे वेयर द रेगुलर रूल्स एंड रेगुलेशन या रेगुलर जो चीज़ें होती हैं उनसे हट के सोचना पड़ता है। अगर आप हट के नहीं सोचेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे जहाँ हैं जी। आपको आगे बढ़ना है, कुछ और अलग करना है, तो आपको थोड़ा सा फ्री सोचना पड़ेगा, आपको दूसरों की बात भी सुननी पड़ेगी। एंड एज यू लिसन टू अदर्स, जितना आप लोगों को सुनते हैं उतना आप दूसरे का पर्सपेक्टिव भी समझते हैं और आप ये सोचते हैं कि आप जो जानते हैं उससे ज्यादा क्या है दुनिया में। वो बहुत जरूरी है। आप किताबें भी पढ़ते हैं उसके लिए? हाँ, बहुत किताबें पढ़ती हूँ और पढ़ी, अब तो पढ़ना थोड़ा बंद हो गया है, लेकिन हाँ, किताबें बहुत पढ़ी है। मेरे पापा भी बहुत शौकीन थे किताबें पढ़ने के। और अब जिस तरह की किताबें हम बताएंगे तो जैसे वैसे तो मैंने क्या कहते हैं, जितनी किताबें सिविल्स में पढ़ी हैं वो तो कुछ अच्छी थी ही, लेकिन वैसे मुझे व्यंग या लेख या रोमांचक कहानियाँ, मेडिकल फिक्शंस, साइंस फिक्शंस, या आपने हरिशंकर परसाई जी का नाम सुना होगा, उनकी पूरे वॉल्यूम है। या जैसे चंद्रकांता, ये संतति, ये एक हिस्टोरिकल फैंटेसी ड्रामा है टाइप्स, इस तरह की चीज़ें मुझे पसंद है और मैंने काफ़ी पढ़ी हैं। और इसके अलावा जाने के पहले पढ़ी कि हाल ही में बंद हुआ? नहीं, निफ्ट से पहले ही पढ़ा है। पढ़ना तो उसी दौरान शुरू था। हाँ, शुरू से ही पढ़ना आपके उसमें है, तो पढ़ना तो हमने शुरू से शुरू किया हुआ है और जो भी हाथ में आ जाता था पढ़ने के लिए वो पढ़ लेते थे। आपने मेडिकल फिक्शन बोला, वो कुछ एग्जांपल्स आप बता सकते हैं? हाँ, ये ऐसे काफ़ी मेडिकल फिक्शंस भी होते हैं जो ये दिखाते हैं कि दुनिया में मेडिकली क्या चल रहा है और क्या-क्या हो सकता है। जैसे कोरोना ही अगर कहिए तो ये भी एक मेडिकल फिक्शन ही लगता है। जी, सही बात है। कि कैसे हो गया, किसी ने रिसर्च करना शुरू किया, कुछ किया, उसका क्या इम्प्लीकेशन रहा लोगों पे, कुछ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस हो गई उसमें ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट एंड ऑल, तो क्या उसका आउटकम रहा, कैसे लोगों को हार्म कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। एक किताब मैं इसमें रेफर करना चाहूँगी, नाम तो मुझे याद नहीं, वो प्लांट्स के बारे में थी। अब प्लांट्स जिनको हम जानते हैं वो हम ये मानते हैं कि इनकी अपनी कोई लाइफ नहीं है, जान नहीं है, लेकिन जिंदा हैं हमारे लिए, हम उनका उपभोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम प्लांट्स के बारे में भी डीप में पढ़ें तो हमें ये समझ में आएगा कि उनकी अपनी एक दुनिया है और वो भी अपने को जिंदा रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो एक बार उसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मुझे याद रहता है, किसी यूरोपियन कंट्री में पहाड़ों पे भेड़ चढ़ाई जाती थी। और वहाँ पे जो घास थी वो भेड़ खा लेती थी, तो वो घास खत्म होने लगी क्योंकि वो रोज ग्रेजिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली वो डिप्लीट होता रहता है। तो जिसने रिसर्च किया था उसने ये बताया कि जब वो घास को ये लगा कि ये जो पूरी भेड़ों की नस्ल है ये हमें खा के खत्म कर देगी, तो घास ने अपने अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स पैदा करने शुरू किए कि जो
पूरी की पूरी भेड़ों की नस्ल को वो बना दे रही है, जैसे कहते हैं ना कि दे कैन नॉट ब्रीड। वाओ, ये प्लांट्स ने खुद करने लगे। ये प्लांट्स ने खुद किया। तो ये किसी ने रिसर्च किया होगा, तब जो आदमी रिसर्चर था उसने ये लिखा। तो मतलब प्लांट्स ऐसे नहीं है, प्लांट्स को हम समझते नहीं है। एंड दैट टू ग्रास। और आप सोचिए ग्रास की सरवाइव करने के लिए क्या क्या करते हैं। और इसे कहते हैं, हिंदी में एक वर्ड है जीजीविषा। अच्छा, जीने की प्रबल इच्छा। ओके। तो जितनी इंसानों में उससे भी ज्यादा पेड़ पौधों में दिखाई देती है। वाह। और आप देखिए ऐसी ऐसी जगहों पे पेड़ पौधे होते हैं जहां आप सोच भी नहीं सकते। पानी नहीं है, पेड़ के ऊपर लगा है, छत के ऊपर लगा है, लेकिन वो अपने बीज पैदा कर लेता है कि उसे सरवाइव करना है, सरवाइव फॉर द नेक्स्ट सीजन, प्रोबेबली नेक्स्ट जनरेशन। तो वो सारी चीजें एंड प्रोपगेट आल्सो, एंड प्रोपगेट ऑब्वियसली। तो ऐसी किताबें पढ़ना मुझे अच्छा लगता था। बहुत वाइड डोमेन था, कुछ भी पढ़ सकते थे जो इंटरेस्टिंग लगे मुझे। पॉलिटिकल हिस्ट्रीज पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। और मैंने सिविल्स में वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल द वेरी एंड। तो वेरी बिगनिंग में तो रोमन और इस तरह के लोग आ गए, लेकिन एंड में वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, पॉलिटिकल डोमेन में कैसे कंट्रीज बिहेव कर रही हैं उसके बारे में आता है। और वो पढ़ के मुझे ऐसा समझ में आता है कि कंट्रीज आल्सो बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स। वो एक इंडिविजुअल हैं। आज वो कहीं हैं, आज उनका ईगो हर्ट हो गया तो उन्होंने पूरी की पूरी कंट्री ने ऐसा स्थिति कर लिया कि सबको खत्म करने के उस पे, या पूरी कंट्री को ही आपने ऐसा कर दिया कि उनको ह्यूमिलिएट किया। तो वो एंटी में खड़े हो गए सबके, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो फ्रांस हो। ऐसा बहुत सारी कंट्रीज में देखने को मिले, चाहे वो इजराइल हो, पैलेस्टीन हो। तो दे डू बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स, और फिर आपस में लड़ते झगड़ते, साथ में मिलके रहते। ये सारी चीजें उसमें समझ में आती हैं। एक बहुत अच्छी एक क्वेश्चन आ रहा है। आपने कहा कि किसी कंट्री का ईगो हर्ट हो गया, आपको लगता है कंट्रीज में ईगोज होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कंट्रीज में बिल्कुल, कंट्री इज मेड ऑफ ह्यूमन। ओके, सही। और ईगो ह्यूमन का हर्ट होता है। पर मैं पूछना चाह रहा हूँ, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ईगो कैसे आ रहा है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ईगो इसलिए आता है क्योंकि जब आप देखिए, आप जब विदेश जाइए, आप अगर विदेश गए हो, मैं तो विदेश गई नहीं हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन अगर आप विदेश जाइए तो वहां पे आप इंडियन हैं। ओके। और अगर वहां पे आप यूएसए वगैरह चले जाइए तो इंडियन और पाकिस्तानी भी एक ही समझते हैं अपने आप को। तो वहां पे आप यूएसए के लोगों से ज्यादा एम्पथाइज पाकिस्तान और नेपाल के लोगों से कर पाएंगे। तो वो कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है वो हर जगह है। आप किस जगह खड़े हैं उसके हिसाब से आपकी आइडेंटिटी डिफाइन होती है। तो जब आप किसी कंट्री में हैं, तो जब वो कंट्री आपस में बात कर रही है तब तो ठीक है, लेकिन जब वो कंट्री किसी और कंट्री के संदर्भ में अपने आप को देख रही है तो वो कलेक्टिव ईगो है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, कलेक्टिव ह्यूमिलिएशन है। वो कलेक्टिव हो जाता है। फिर आप अपने आप को अपने बगल के वाले से नहीं, अपने बगल के देश से कंपेयर कर रहे हैं। इज इट बिकॉज ऑफ कल्चर? थोड़ा कल्चर सिमिलर है इसीलिए, या लैंड की वजह से? नहीं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कल्चर। कल्चर तो हर देश के अलग है, हर धर्म के अलग हैं। लेकिन मुझे लगता है वो कल्चर से भी ज्यादा वो सिर्फ आपको कैसे लोग देख रहे हैं और आप कैसे दिखना चाहते हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। कि मतलब अब जैसे हम सब जानते हैं, जर्मनी इज अ कंट्री विच इज टिल डेट नोन फॉर एक्सक्विजिट इंजीनियरिंग, है ना। तो वो उसका प्रोविजन रहा है। आप किसी भी बड़ी कंपनी में चले जाइए, अगर उनके पास उस तरह का डोमेन है उनका, तो जर्मन मशीनें होंगी, जर्मन टेक्नोलॉजी होगी। तो उनकी वो ट्रेडिशन है। लेकिन जो उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ देखा या जो उनके साथ हुआ, वो उसमें उनके ईगो को या उनके उसको डेवलप करता है। तो यही हमारे साथ भी है, ये बाकी लोगों के साथ भी है। अभी जैसे चाइना राइज कर रहा है या चाइना इज ग्रोइंग, अमेरिका इज इन अदर पोजीशन, पॉलिटिकल डायनेमिक्स इज शिफ्टिंग एक्चुअली। तो उस शिफ्टिंग में भी आप देखेंगे कि पहले हम चाइना को क्या देखते थे, सस्ता माल बनाता है, खराब माल बनाता है, ये तो टूट जाता है। आज चाइना को हम कैसा देखते हैं, टेक्नोलॉजी के हेल्म पे है, दे हैव द बेस्ट, दे आर वर्किंग फॉर द बेस्ट।
तो ऐसा एक बार में तो नहीं हुआ होगा। चाइनीज पीपल या चाइनीज गवर्नमेंट ने ये सोचा होगा कि दे हैव टू राइज, और दे हैव बीन एबल टू मेक दैट परसेप्शन अगेन अमंग द वर्ल्ड कि अब आप चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते। यू विल हैव टू टेक अकाउंट ऑफ व्हाट दे आर। एंड आल्सो दे व्हाट नेक्स्ट भी हमेशा चाइना का अब आ गया है कि नेक्स्ट क्या सरप्राइज दे देंगे। एग्जैक्टली तो ये धीरे धीरे होता है और चलता रहता है। अब एक क्रिएटिव इंसान को एक वर्ल्ड व्यू आई थिंक होना ही चाहिए। बिल्कुल। एंड आपका क्योंकि बैकग्राउंड रहा है तो आपके पास है, अगर किसी का इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है तो वो क्या करे? ये मैंने देखा है, मतलब मैं ऐसा कैसे बताऊं। हाउ डू मैं इसमें एक बात बता, मैंने एज फैकल्टी ये देखा है, क्योंकि मैं 17 साल निफ्ट की फैकल्टी रही हूँ और 20-21 साल मैंने बाकी सब जगह पढ़ाया है, क्योंकि लखनऊ में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है फैशन से रिलेटेड जिसमें मैं गई ना हूँ। चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो क्या कहते हैं विज्ञान लीग हो, चाहे वो MIT हो, चाहे वो INIFD हो, चाहे जो भी हो। तो लखनऊ में से मेरी एजुकेशन की जर्नी शुरू हुई है एडमिशन की। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद ग्रेजुएशन नहीं 12th करने के बाद क्रिएटिव फील्ड में आ जाते, उनका आउटलुक थोड़ा संकुचित होता है। संकुचित इसलिए होता है क्योंकि उन्हें 12th तक जो पढ़ा है उसके बाद वो अपने एक फिक्स डोमेन में आ गए और वो उसी डोमेन को जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। ये मुझे समझ में आता है, क्योंकि जब हम कॉलेज में पढ़ाते हैं बच्चों को कि आपको डिज़ाइन करना है, क्रिएटिव कुछ बनाना है, किसी के लिए बनाना है, तो ये अक्सर देखने को मिलता है एज निफ्ट स्टूडेंट। शायद आप भी ये समझते होंगे कि फिर बच्चा अपने आप को ही कस्टमर लेता है कि आई एम द कंज्यूमर, आई नो व्हाट आई वांट एंड आई एम डिजाइनिंग फॉर माई सेल्फ। तो दूसरे का पर्सपेक्टिव लेना, दूसरे को समझना, दूसरे को अपना कस्टमर लेना, ये वो बच्चे तब शुरू कर पाते हैं जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं, जब उनका कनेक्ट बनता है लोगों के साथ। तो वो होराइजन जो है उनका तभी वाइडन होता है व्हेन यू मीट पीपल। वो मीटिंग उनकी कंपनी में होती है। कंपनी में भी वो जिस कंपनियों के साथ काम कर रहे थे, चाहे वो एक्सपोर्ट हाउस हो, चाहे वो प्रोडक्शन हाउस हो, चाहे वो डिजाइन हाउस हो, व्हाटएवर, जिसके लिए काम कर रहे हैं वो उसको जानते हैं। उसके अलावा उनका डोमेन मुझे लगता है उतना वाइडन नहीं होता है। और वाइडन करने के लिए या तो आपकी अपनी पसंद हो कि आप सब कुछ देखना चाहते हैं, आप सब कुछ जानना चाहते हैं, और नहीं तो फिर काम में तो सेटिस्फैक्शन आपको आ गया है अपने डोमेन में, तो आप अपने डोमेन के मास्टर हो सकते हैं। लेकिन हर चीज के बारे में जानना थोड़ा मुश्किल होता है उस वक्त के बच्चों को, क्योंकि वो हम जो पढ़ा रहे होते हैं, जो हम सिखा रहे होते हैं, जो स्किल इम्पार्ट कर रहे होते हैं, वो भी इतनी इंटेंसिव होती है कि वो सीखने में ही बच्चे का बहुत सारा समय चला जाता है। और दिन भर रात भर काम करके बच्चे जो डिजाइन करते हैं, जो डेवलप करते हैं, वो एक अलग चीज होती है। वो भी हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर हर कोई हर चीज जान भी नहीं सकता। डेडिकेटेडली एक ही चीज, हाँ, आप डेडिकेटली एक ही चीज को कर रहे हैं, आप उसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन अगर उनसे हम ये एक्सपेक्ट करें आप सब कुछ जानिए, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए इतना। और हाँ, रिसर्च हम सिखाते हैं बच्चों को, और डिजाइन में बहुत बड़ा पार्ट रिसर्च है, क्योंकि जब आप तक रिसर्च नहीं समझेंगे किसके बारे में बनाना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, अगर आप वो नहीं समझेंगे तो आप अच्छा डिजाइन नहीं बना पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के लिए करने के लिए आपको अपना रिसर्च बहुत पक्का रखना होता है। एक गैप दिखता है मैम, जैसे क्योंकि बच्चे कॉलेज में रह के एक ही डोमेन के बारे में पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो एक साइलो में काम करने की आदत हो जाती है। यही लोग जब प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो देयर इज अ गैप बिकॉज नाउ दे आर पुट इनटू टीम्स। एंड जैसा आपने कहा ना कि अचानक सिर्फ वहीं पे वो 4 लोगों में वो बात कर रहे हैं, उतना एक्सपोजर हो रहा है। बेसिकली दे jump from one silo to another and एक लंबा टाइम निकल जाता है टू गेट आउट ऑफ इट एंड एक वर्ल्ड व्यू बनाने के लिए। कुछ लोग पढ़ते हैं तो शायद पहले से समझ पाते हैं, पर जो लोग नहीं पढ़ते हैं, जो कर करके सीख रहे हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनको क्या करना चाहिए? पढ़ने से हो जाएगा कि नहीं? पढ़ने से नहीं होता है, पढ़ने से तो थोड़ा बहुत आ सकता है। देखिए, कोर्सेज चाहे NID में हो चाहे निफ्ट में है, ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि कुछ चीजें बच्चे
इंडिविजुअली करते हैं, कुछ चीज़ें बच्चे ग्रुप में करते हैं। और जब ग्रुप में करते हैं तो ग्रुप डायनामिक्स वर्क करने लगती है, बिकॉज द ग्रुप माइट नॉट ऑलवेज हैव सिमिलर थिंकिंग पीपल या सिमिलर आइडियोलॉजी वाले लोगों को या सिमिलर थॉट प्रोसेस वाले लोगों को। देन accommodating every thought process, all divergent views is very difficult. But group की जो वर्किंग है उसमें उन्हें वो सीखते हैं कि सबके व्यू को लेके कैसे काम करना है, हर चीज के बारे में कैसे, क्योंकि जितने लोग, अगर एक ग्रुप में 5 लोग हैं तो 5 लोग 5 अलग परिवेश से आए हैं, उन्होंने अलग अलग राज्यों में रहे हैं, अलग अलग तरह के माँ बाप को देखा है, अलग अलग तरीके के कल्चर को देखा है, वो सारे उस ग्रुप में इंटीग्रेट होते हैं। तो ग्रुप प्रोजेक्ट्स जो है वो बहुत ही कोहेसिव होते हैं, उसमें वो कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं कि आप साइलॉस में काम नहीं कर सकते, आपको ग्रुप में रह के काम करना है और ग्रुप में एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डेवलप करके देना है या कुछ सक्सेसफुल आउटकम निकालना है, तो आपको सबको साथ में लेके चलना है। ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि मिल के काम करना है, यही उन्हें आगे लेके जाता है, यही उन्हें कंपनी में भी हेल्प करता है, क्योंकि कंपनी में एक ही तरह के लोग नहीं आए होंगे, सारे निफ्ट के या एनआईडी के नहीं होंगे, कुछ इंजीनियरिंग के होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर के होंगे, कुछ कहीं के होंगे। देन देयर पर्सपेक्टिव हैज आल्सो टू बी काउंटेड फॉर। उनको भी देखना होगा कि वो इसमें क्या दे रहे हैं, उनका इनपुट क्या है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के सबके साथ मिल के काम करना है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज inculcated into them during the 4-year course. Yeah, which is great. It is, which And has also to be they done. meet self-learned designers also. हाँ, self जरूरी नहीं है learning कि सब लोग सीख के ही बने। सीख के ही बन हाँ, रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे तो उनका व्यू पॉइंट भी अकोमोडेट करना आई थिंक हाँ इज समथिंग दे नीड टू हाँ लर्निंग इन द बिल्कुल। अब इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि चाहे निफ्ट हो चाहे एनआईडी हो, बच्चों को एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इन एनआईडी में उसको एनवायरमेंटल स्टडीज कहते हैं ओके और निफ्ट में उसको कुछ कहते हैं, मैं निफ्ट थोड़ा थोड़ा भूलने लग रही हूँ, पर जिसमें उन्हें अगल बगल के एरियाज में ले जाया जाता है टू स्टडी, टू अंडरस्टैंड। आउटबाउंड तो थोड़ा ऐसे घुमा के ले आते हैं, उसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक सब्जेक्ट होता है, नाम मैं भूल रही हूँ वहाँ पे, मुझे यहाँ के नाम याद है, तो उसमें भी उन्हें कोई आसपास का एरिया दिया जाता है कि यू स्टडी दैट एरिया 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, ट्राई टू फाइंड द प्रॉब्लम इन दैट एरिया एंड गिव अ सॉल्यूशन। तो वहाँ पे भी उन्हें अपने सराउंडिंग को अंडरस्टैंड करके उनकी जो दिनचर्या है या उनका जो रूटीन है उसको समझ के उसमें क्या बेस्ट सॉल्यूशन उनकी जो रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम है दिया जा सकता है, वो सिखाया जाता है। तो वो भी उनको अपने परव्यू से बाहर निकल के काम करना सिखाता है। अब जैसे यहाँ पे होता है, यहाँ पे एनवायरमेंटल स्टडी में बच्चों को अचारपुरा ये जगह है, अचारपुरा के गांव में लिया जाया जाता है, तो हर किसी को 4-4, 5-5 बच्चों के ग्रुप को अलग अलग गांव में ले जाया जाता है और अपने हर गांव का एक अलग सिस्टम है, किसी में पानी है, किसी में नदी बह रही है, किसी में कुआं है, किसी में एक कम्युनिटी डोमिनेंट है, किसी में दूसरी कम्युनिटी डोमिनेंट है, उसके हिसाब से वहाँ का कल्चर अलग हो गया, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग हो गया, वहाँ के एनिमल बर्ड्स अलग हो गए। तो वो सारी चीज़ें सीख के वहाँ पे समझ के कि वो लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, और उसके साथ उनके साथ जी के कुछ दिन, फिर उस लाइफ को जी के तब आप उनके लिए सोल्यूशन बनाइए। तो ये प्रॉब्लम क्रिएटिव प्रॉब्लम्स ही ढूंढते हैं कि इट कुड बी एनीथिंग? प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम। जहाँ जो मैंने ये मेरा परसेप्शन थोड़ा बदला है यहाँ आके एनआईडी में कि डिजाइन है क्या। तो निफ्ट में उसे अलग तरीके से देखते हैं क्योंकि निफ्ट एक फैशन इंस्टीट्यूट है, एनआईडी एक कोर डिजाइन इंस्टीट्यूट है, तो ये डिजाइन को अलग तरीके से देखता है। प्लीज आप विस्तार से बताइए। हाँ जी, तो निफ्ट में जैसे जितने भी सब डिपार्टमेंट हैं, फैशन डिजाइन, कम्युनिकेशन डिजाइन, लेदर डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, अपैरल डिजाइन, वो जो भी है वो सारे फैशन ओरिएंटेड है। फैशन टर्म कहीं ना कहीं उनके करिकुलम में, कहीं उनके करिकुलम डिजाइन के पर्सपेक्टिव में, कहीं जहाँ उन इंडस्ट्री में ले जाया जा रहा है उसमें इनकलकेटेड है। तो फैशन एक बहुत बड़ा पार्ट है वहाँ पे।
लेकिन जब मैं एनआईडी में आई हूँ तो मुझे ये समझ में आया है कि डिजाइन इज नॉट ओनली रिलेटेड टू फैशन, डिजाइन इज रिलेटेड टू एवरीथिंग, डिजाइन इज योर लाइफ एक्चुअली। तो यहाँ पे डिजाइन मैंने ऐसा समझा है कि आप डिजाइन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि अब जैसे ऐसे समझें कि हमें पानी पीने के लिए पहले जब हम क्या कहते हैं, जब बर्तन वगैरह नहीं थे, बहुत पुरानी बात है, तो लोगों ने वो कद्दू के और लौकी के जो हार्ड शेल थे उनको छील के और उसको पानी पीने के लिए बनाया था। फिर कुछ समझ में आया होगा किसी को कि ये जो है पानी रख के ऐसे पीने में थोड़ा दिक्कत है, तो इससे पानी नहीं पिया जा सकता है। तो उन्होंने छोटे कप बनाए होंगे या ग्लास बनाए होंगे या थोड़ा लोटा बनाया होगा या कुछ बनाया होगा। तो यहाँ पे एक मैं आई तो मुझे पढ़ाया गया कि एक इंडिया रिपोर्ट है। ये इंडिया रिपोर्ट चार्ल्स और रे एम्स ने लिखी है। हाँ, और उनको बुलाया गया था कि डिजाइन इन इंडिया क्या है उसको समझें अगर, तो कैसे उसको डिजाइन कहेंगे। तो उन्होंने कहा अगर इंडिया में डिजाइन को देखना है तो आप लोटा समझिए, जो लोटा है, जो ऑल प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट समझिए, आप हर जगह आप जाएंगे आपको लोटा मिल ही जाएगा। लोटा जो चीज है वो इंडिया के डिजाइन को समझता है कि लोटा ऐसा है कि आप एक हाथ से उसको पकड़ सकते हैं, कितना भारी है, किस मटेरियल का बना है, कितना पानी ले सकता है, कैसे डालना है, आप उससे पूजा भी करते हैं, आप उससे बर्तन में भी खाना बनाने में पानी डालते हैं, आप उससे पीते हैं, आप उससे ऐसे भी पीते हैं, आप उससे ऐसे भी पीते हैं। तो कैसे डिजाइन इवॉल्व हुआ होगा लोटे का, कैन यू इमेजिन, फ्रॉम दैट कद्दू और लौकी के डिब्बे से लेकर वो लोटा तक। और ये वेरी स्पेसिफिक टू इंडिया है, लोटा इज प्रोबेबली सीन नोवेयर एल्स, किसी और कंट्री में लोटा मुझे नहीं लगता स्पेशलिटी, ये शायद हमारी स्पेशल है, इंडिया डिजाइन है, इंडियन डिजाइन है वो। और फिर लोटे का बड़ा वर्जन जिसको आप कमर पे भी रख रहे हैं, सर पे भी मटका जैसे उस पे रख रहे हैं, जो किस मटेरियल का बना है, कितने कहाँ से कहाँ उसको ले जाना है, ट्रैवल भी करना है, तो वो सारी चीजों में उस दिखाता है कि क्या है। तो दैट शेप हैज इवॉल्व्ड टू सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो भी उस वक्त के लोगों को आई होंगे। लोटा आज का तो है नहीं, तो तब तो डिजाइन नाम नहीं था, लेकिन क्या हो रहा था, अगर ये शेप सही नहीं लग रही तो इसको ऐसे किया जाए या ऐसे किया जाए, तो वो शेप आया। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सोल्यूशन आता है वही डिजाइन, बेसिकली ये समझ में आया। सो बेसिकली इट इज ऑल ओवर, इट इज ऑल ओवर, इट इज एवरीवेयर। आपके घर में मान लीजिए आपके मिक्सी का हैंडल टूट गया, अब आपको उसको काम भी कराना है और अभी तुरंत बदलने नहीं जा सकते या एक्सचेंज नहीं करने जा सकते, तो उसको जिस भी तरीके से आप जोड़ के बना रहे हैं वो डिजाइन है। वेरी नाइस। मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट याद आ रहा है। एक्चुअली हम लोग दिल्ली गए थे कुछ स्टूडेंट्स को लेके कंपटीशन के लिए जी, और वापसी में उन्होंने खाने के पैकेट दिए लेकिन चम्मच देना भूल गए। तो एक फैकल्टी थे डिजाइन के, तो बस में सारे बच्चे पैनिक कर रहे हैं कि चम्मच नहीं हमारे पास खाने को, हम खाएं कैसे, चम्मच नहीं हम खाएं कैसे। तो फैकल्टी खड़े होते हैं, वो बोलते हैं तुम लोग डिजाइन स्टूडेंट्स हो? बोले हाँ। एल्यूमिनियम फॉइल है उसमें? है, बना लो चम्मच। तो उन्होंने चम्मच वहीं बनाया और उसी से खा लिया। तो ये आपने जो कहा उसमें बहुत ही that was problem solving. Yeah, तो he had that insight, he understood the materials, और वो फटाफट वो चीज हो गई, उन्होंने बनाया। Exactly. तो बहुत अच्छा था। आपको लगता है डिजाइन में there is some myth, जो कि कुछ myth in the sense there is something which is not conceived the way it should be, कुछ misunderstood सा है या कुछ myth है जो कि लोगों को लगता है ऐसा बट ऐसा है नहीं? ये मेरा परसेप्शन है कि डिजाइन, लोग सोचते हैं कि डिजाइन इंस्टीट्यूट की प्रेरोगेटिव है। सॉरी, डिजाइन इंस्टीट्यूट की प्रेरोगेटिव है डिजाइन। ओके, हाँ। और यही सबसे बड़ा मिथ है। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ जी, अब जैसे मैं निफ्ट से भी लूंगी और एनआईडी से भी इस चीज को लूंगी। आप एज ए स्टूडेंट आप क्राफ्ट क्लस्टर में गए होंगे, यहाँ पे भी बच्चों को क्राफ्ट क्लस्टर में भेजा जाता है सीखने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए। और निफ्ट में भी, यहाँ पे भी कई बार ये बता के भेजा जाता है कि आप उन्हें डिज़ाइन सिखा के आएंगे, आप उन्हें कलर कॉम्बिनेशन सिखाएंगे,
आप उन्हें बताएंगे इनोवेटिव मटेरियल कैसे यूज करना है, आप उन्हें बताएंगे ये, आप उन्हें बताएंगे वो, और वहां जाके ऑल ऑफ अ सडन उन्हें समझ में आता है कि यहाँ पे तो और भी बहुत कुछ है, हमें भी सीखने को और उन्हें भी सीखने को। तो डिजाइन वो बहुत सालों से कर रहे हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना आर्टिजन, क्राफ्ट्समैन, कोई भी जो भी जिस फील्ड में काम कर रहा हो वो उस फील्ड का डिजाइनर है, और वो अपने हिसाब से अपने परिवेश को देखते हुए अपनी ज़रूरत के हिसाब से या जिसके लिए वो कर रहा है उसकी ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन कर रहा है। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे कपड़े की बात कर लीजिए, चाहे फर्नीचर की बात कर लीजिए, चाहे मटेरियल की बात कर लीजिए, चाहे यूटेंसिल की बात कर लीजिए, कुछ भी। हाँ, तो डिज़ाइन इज एन ऑमनी प्रेजेंट थिंग, ऑमनी प्रेजेंट कॉन्सेप्ट, नोबडी इज प्रेरोगेटिव, बट सब कर सकते हैं और शायद सब कर रहे हैं, सिर्फ जानते नहीं हैं प्रोबेबली कि हम डिजाइन कर रहे हैं। हाँ, आप कह रहे थे कि आप डिजाइनर नहीं हैं। जी, प्लीज एक्सप्लेन। हाँ, जैसे मैंने बताया कि डिजाइनर हमारे यहाँ या हमारे देश में वो समझा जाता है जिसने डिजाइन पढ़ा हो, है ना। तो मैंने बताया मैं पीसीएम की स्टूडेंट हूँ, उसके बाद मैंने 4 साल अपना दिमाग सिविल्स में लगाया, और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा इन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी किया है। तो वो प्रोडक्शन की डिग्री है, हार्डकोर प्रोडक्शन। तो डिजाइन की डिग्री मेरे पास नहीं है, डिजाइन इंस्टीट्यूट से प्रोडक्शन की डिग्री है, और अब मैं डिजाइन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हूँ। तो डिजाइनर नहीं हूँ मैं, लेकिन अगर डिजाइन की डिग्री से ही कोई डिजाइनर बन जाए, मतलब क्या ये सही है कि आपके पास डिजाइन की डिग्री है तभी आप डिजाइनर हैं? क्या बाकी लोग जो डिजाइन नहीं पढ़े हैं वो डिजाइनर नहीं हैं? क्या वो लोग जो अपने घरों में, अपनी दुकानों में या बाहर और लोगों के लिए सहूलियत प्रोवाइड कर रही है, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो डिजाइनर नहीं है? और अगर केवल डिग्री से ही डिजाइनर बन जाएं तो क्या हमारे सारे स्टूडेंट वाकई डिजाइन कर रहे हैं? ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो डिजाइन नहीं कर रहे हैं, चाहे निफ्ट के हो चाहे एनआईडी के हो, वो सर्विस इंडस्ट्री में हैं, अलग अलग तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें प्रोबेबली 5% 10% डिजाइन का काम है, बाकी तो लॉजिस्टिक्स, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, बहुत सारी चीजें हैं। तो डिजाइन क्या है फिर कौन डिजाइनर है या कौन नहीं डिजाइनर है? बिल्कुल, इस पे डिबेट हो सकता है। आप डिफाइन कर सकते हैं उसको, बिकॉज आप ऑब्जेक्टिवली अगर उसको देख रहे हैं, आप कैसे वो सीड कैसे ढूंढते हैं आप कि ये डिजाइनर है और ये नहीं है? एनआईडी आके एक्चुअली मेरा पर्सपेक्टिव बहुत बदला है, और मैं ये कहूंगी कि जो भी आदमी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है वो डिजाइनर है, चाहे वो किसी भी पर्सपेक्टिव में हो। ओके, इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा एग्जांपल। और एक और चीज है इसमें, एक बहुत बड़ी चीज है जो कि मेरे को ऐसी महसूस होती है कि डिजाइन की डिग्री ना देने में, मतलब डिजाइनर ना होने में या डिजाइन होने में, वही आदमी अंदर से डिजाइनर है जो क्रिएटिव है, जिसमें एक ओपननेस है, जो सबको सुनना चाहता है, सबको सुन के किसी चीज पे अराइव करता है, किसी सॉल्यूशन पे अराइव करता है, वही अंदर से डिजाइनर है, वही सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, और वही आपको सब चीज देख के, सुन के, समझ के एक क्रिएटिव सॉल्यूशन दे सकता है जो वैसे दिखाई नहीं देता है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के तर्ज में अब जा रही हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना एक बहुत नीरस काम है ऐसे देखा जाए तो, है ना, क्योंकि हर चीज के रूल्स एंड रेगुलेशन है, चाहे वो परचेज के हों, चाहे वो फाइनेंस के हों, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हों। There are rules which have been defined, which have been made by Government of India, which everybody needs to follow to the T. Right. Okay. But इसी डोमेन में, इसी रूल्स रेगुलेशन के डोमेन में ही रहते हुए कोई चीज आपको करनी है, उस रूल के दायरे में उसको कैसे करना है, वो डिजाइन है,
वो आदमी जो उसका सॉल्यूशन दे पाए वो डिजाइनर है और क्रिएटिव है। और आप देखिए हम 5 एनआईडी हैं इस वक्त। एनआईडी अहमदाबाद जो कि ओल्डेस्ट है, इट हैज अ लॉन्ग लेगेसी ऑफ 60-70 इयर्स नाउ। वी आर द न्यूएस्ट वन जो 6 इयर्स हुए हैं हमें। और हरियाणा, आंध्र प्रदेश और सिलचर हमसे थोड़े थोड़े पुराने, कोई शायद 8 साल, कोई 9 साल, कोई 10 साल, हम लेटेस्ट है। लेकिन हर जगह दो हम एनआईडी अहमदाबाद के ही सिस्टम से चल रहे हैं, उन्हीं की चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी चीज़ों को अपने सराउंडिंग के हिसाब से अडॉप्ट कर रहे हैं। और उसी रूल को वो भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसी रूल को हर कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है, सारे एनआईडी, सारे इंस्टीट्यूशन। लेकिन फिर भी हम सबसे कुछ अलग कर रहे हैं। तो जो अलग कर रहे हैं और जो सर्विसेज हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बेनिफिट हम लोगों को दे रहे हैं, वो कितनी क्रिएटिवली दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो डिजाइनर है। ऐसे देखा जाए तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारे डिजाइनर हैं। ऐसे देखा जाए तो हमारे फैकल्टीज में भी बहुत सारी ऐसी फैकल्टी है जिनके पास डिजाइनर की डिग्री है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो डिग्री के बाद भी थोड़ा सा कंस्ट्रेन में है। तो डिजाइनर होना किसी डिग्री से बाध्य नहीं है और कोई भी हो सकता है। आपको अपना थॉट प्रोसेस ओपन रखना है, अपने आप को ओपन टू एवरीबॉडी रखना है, रेडी टू लिसन टू एवरीबॉडी रखना है एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करते रहना है। तो ये थिंक डिफरेंट वाला फैक्टर जो है, जी, थिंक डिफरेंट वाला फैक्टर है, ये हम सीख सकते हैं कि ये इनबॉर्न है? ये इनबॉर्न होता है, मुझे ऐसा लगता है। सीखा जा सकता है, कोशिश करी जा सकती है। जैसे अभी हमारी एक ट्रेनिंग हुई थी, सारे डायरेक्टर्स, मतलब सारे देश में जितने भी डायरेक्टर होंगे, कुछ लोग सारे एनआईडी के और भी इंस्टीट्यूशन के, तो उन डायरेक्टरों की एक ट्रेनिंग हुई थी। तो सब नए थे और सबको सिखाया जा रहा था कि क्या है। तो उसमें एक क्वेश्चन आया बहुत बढ़िया कि इज लीडर बॉर्न और इज इट मेड और इज इट अ पार्ट बोथ? कि लीडर पैदा होता है, लीडर इंटरेस्टिंग बनता है, बनाया जाता है, या दोनों का कुछ पार्ट है? तो सब लोगों के व्यू लिए गए, तो उसमें ये समझ में आया कि कुछ इनहेरेंट क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए और कुछ इनकलकेट की जा सकती है, कुछ सिखाई जा सकती है। दोनों को मिलके एक अच्छा लीडर बनता है। तो वही शायद डिजाइनर के लिए भी एप्लीकेबल है। कुछ चीजें आपके अंदर इनहेरेंट होनी चाहिए, कुछ आपको सिखाई जा सकती है। जैसे आप बता रहे हैं ओपननेस होनी चाहिए। हाँ, ओपननेस होनी चाहिए, रेडी टू लिसन टू अदर होना चाहिए, रेडी टू एक्सेप्ट डाइवर्जेंट व्यूज होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपकी हैं और आप खुले हैं, दिमाग से खुले हुए हैं, तो आप में वो इनहेरेंट क्वालिटी है। अब बाकी क्या सिखाना है, कैसे लोगों को देखना है, कैसे डिफरेंट चीज को अप्रोच करना है, क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, वो सिखाया जा सकता है। तो आप फॉलोइंग द सेम क्वेश्चन कि लीडर में 50-50 होना चाहिए, जो व्हाटएवर कुछ भी रेशियो हो सकता है। आपको कहाँ लगता है कि आप में ये क्वालिटीज थी और ये क्वालिटीज आप अपने ओपननेस की वजह से सीख पा रहे हैं? मुझे लगता है मैंने वहां पे भी ये जवाब दिया था, लीडर ऑफ बोर्ड। तो लेकिन वो सही नहीं था एक्चुअली, क्योंकि हर आदमी फिर लीडर हो सकता है जो बॉर्न हो और आप उसको जांच लें या नाप लें या कुछ कर लें, तो ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग हैव बीन इनहेरेंट इन मी एंड आई वुड रेफर टू माय ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना जी मेरे। और मेरे नाना आर्मी में थे और शायद वो मैकेनिक थे, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। बट ही वॉज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, वेरी क्रिएटिव पर्सन। वो स्वेटर बुन सकते थे, वो कपड़े सिल सकते थे, वो मशीनों को खोल के पूरा का पूरा सही कर सकते थे। ही वॉज लर्नड। वो मुझे हिंदी की गिनतियाँ, हिंदी की पहाड़े, टेबल कैसे सीखने हैं, कैसे याद करने हैं, वो मुझे बताते थे। याद करना और कैसे याद करना दो डिफरेंट चीजें हैं। पढ़ाना मुझे क्रिएटिव तरीके से कि इसको इस तरीके से देखा जाए, तो मुझे लगता है मुझ में उनसे काफी चीजें आई हैं। और
वो खाली बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे, हम्म, कुछ ना कुछ कर रहे होते थे। उस जमाने में जो उन्होंने गांव में रिटायर होने के बाद अपना घर बनाया था, मुझे लगता है मैंने उस वक्त मतलब कितना 80, 84, 85 में वैसा गांव में शहरी जैसा घर विद लोकल मटेरियल, लोकल टेक्नोलॉजी, हम्म, बट असेसिबल, वो सुविधाएं जो शहर में मिल रही हैं वो गांव में। कहाँ एरिया, कौन से एरिया की बात कर रही हैं? प्रतापगढ़ में है नाना का घर मेरे। अच्छा। और उस जमाने में जब गांव के लोग खेतों में जाया करते थे तब हमारे घर में नल थे जिसमें पानी आता था टॉयलेट में नहाने के लिए, और वो उनका इंडिजिनस कुछ सिस्टम था जो उन्होंने डेवलप किया था। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ इम्बॉर्न है मेरे में अपने जीन्स में मिला है, और And कुछ also, ऑब्वियसली आपकी बताने में लग रहा है कि उन्होंने भी एक लीडर बनाया है, that 50% was filled by him also. हाँ प्रोबेबली। तो वो एक ऐसी चीज थी जो मुझे लगता है कि मुझे में कुछ था और कुछ बाकी चीजों ने डेवलप किया है, चाहे वो मेरी सिविल्स की ट्रेनिंग हो, चाहे वो मेरी ग्रेजुएशन हो इलाहाबाद में, चाहे वो निफ्ट हो, चाहे वो अब यहाँ हो। How were you as a तो student? हाँ सब कुछ। और हाँ, निफ्ट में मैंने 17 साल बिताए हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच हैव बीन एलोकेटेड टू मी एज डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर, डीसी क्या कहते हैं, सीसी कोर्स कोऑर्डिनेटर या सीएसी, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द एकेडमिक सेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट, वो सारी चीजों ने मुझे ग्रूम किया है। ओवर द पीरियड दे हैव ग्रूम्ड मी टू चेंज माई पर्सपेक्टिव एट लुकिंग थिंग्स। क्योंकि जब आप यहाँ बैठे हैं तो आप केवल इतना देख रहे हैं, पर जब आप ऊपर बैठे हैं तो आप सब देख रहे हैं, नो, आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। एक फैकल्टी केवल अपने पर्सपेक्टिव से देखता है, लेकिन उसी डिपार्टमेंट का हेड सबके पर्सपेक्टिव से देखता है, सारे डिपार्टमेंट का हेड एक और पर्सपेक्टिव से देखता है, और डायरेक्टर एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देखता है। तो पर्सपेक्टिव बदलता रहता है जैसे जैसे आपको रोल एलोकेट होते हैं और आप उन रोल को सक्सेसफुली करते हैं। एंड हाउ डू यू, जैसे आपने बताया लेयर्स में पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है फॉर यू एज अ डायरेक्टर कि आपका बोला हुआ वर्ड trickles down and is said across in the same sentiment that you have said? क्योंकि कई बार ये पर्सपेक्टिव अगर चेंज हो रहा है तो चाइनीज विस्पर बन गया अभी। I know, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इसका how do you see कि because there'll be a difference and I think the head when speaks things change. हाँ देखिए, मैं जब NID में आई हूँ तो मैं अपने साथ जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेके आई हूँ, उससे मुझे यहाँ पे काम करने में काफ़ी सहूलियत हुई है एज डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर तो मैं पहली बार बनी थी और नई बनी थी, और फैकल्टी पोजीशन से बनी थी, एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं हूँ मैं, फैकल्टी हूँ मैं। तो फैकल्टी डोमेन से डायरेक्टर बनना अपने आप में ही एक बड़ी चीज़ है। एडमिनिस्ट्रेशन से आने में आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव बैकअप होता है, आप वो चीज़ें करके आए हैं। लेकिन एक फैकल्टी से आना, लेकिन थैंकफुली आई हैड लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन निफ्ट, और वो एक्सपीरियंस मुझे काम आया है यहाँ पे। और जैसा आपने कहा, बिल्कुल चाइनीज विस्पर बहुत बड़ी चीज़ है, और इसमें मैंने ये समझा है कि एज डायरेक्टर अगर आपको कोई काम कराना है तो सबसे पहले आपके साथ जो लोग काम कर रहे हो उनको ये पता होना चाहिए कि आप क्या हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या हैं। उनकी आइडियोलॉजी, उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी थिंकिंग प्रोसेस, द वे दे स्पीक, द वे दे बिहेव, द वे दे थिंक, वो सब आपको पता होना चाहिए। नोइंग एवरीबडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एडमिनिस्टर। तो सब, और जब आप ग्रुप में बात करते हैं, जैसे आपने नहीं, जब हम एक डायरेक्टर मीटिंग करेगा तो बहुत बड़े ग्रुप से मीटिंग कर रहा है, तो जब बड़े ग्रुप से मीटिंग कर रहे हैं तो वो पब्लिक है, उसमें आप कुछ नहीं समझ सकते, उसमें आप सिर्फ डायरेक्टिव दे सकते हैं कि ये करना है। लेकिन हर दूसरा व्यक्ति उस डायरेक्टिव को कैसे ले रहा है ये समझने के लिए पहले आपको उस आदमी को समझना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ आई हूँ तो क्योंकि बहुत सारे लोग थे और बिल्कुल से इतना सारा इंफॉर्मेशन आपके ऊपर आ रहा है, तो आई मेड श्योर कि
मैंने सबको एक एक करके समझा है, और उसमें आप 1 to 1 बात कर रहे हैं, मतलब कोई व्यक्ति किसी आपसे मिलने आया है तो आप उनसे बात कर रहे हैं, पर वो बहुत एक फॉर्मल डोमेन हो जाता है कि आप टेबल के इस तरफ हैं, वो टेबल के उस तरफ हैं, दे नो व्हाट दे आर, आई नो व्हाट दे आर, दे नो व्हाट आई एम, आई नो व्हाट दे आर। तो उसमें वो नेचुरल सेटिंग नहीं आती है बात करने में। तो मैंने ये कोशिश की थी कि मैं यहाँ जितनी भी फैकल्टी हैं, जहाँ जहाँ भी मुझे बुलाया जाता है, और यहाँ से हर डिस्टेंस जो है ना बहुत दूर है, मतलब वी आर अवे, बहुत हम सिटी से बहुत दूर है। तो मैंने हर ट्रिप में अपने साथ एक व्यक्ति को रखा है। अच्छा। और उस ट्रिप में आने जाने के दौरान आई हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर, और वो थोड़ी इनफॉर्मल सेटिंग हो जाती है, देन दे कैन स्पीक फ्रीली, तब वो इंडिपेंडेंटली बात करते हैं, उस कुर्सी टेबल से हटके बात करते हैं, तब शायद वो मुझे इंडिविजुअल समझते हैं, तब बात करते हैं। तो दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इंडिविजुअल हैज हेल्प्ड मी असेस देयर कैपेबिलिटीज, देयर अंडरस्टैंडिंग, देयर स्ट्रेंथ, their weaknesses, and that has helped me in giving them right type of work. तो चाइनीज विस्पर नहीं होना चाहिए, और हम इसीलिए कोशिश करते हैं कि जब हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो डायरेक्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, विथ क्लियर डेडलाइंस, क्लियर टाइमलाइंस, तभी आप काम करा पाएंगे। बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपने कुछ बोला और उन तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, इसमें गैप आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, लेकिन मैं एज फैकल्टी इसमें ये कहना चाहूंगी कि फैकल्टी के लिए भी हर चीज डायरेक्ट बोलना ही अच्छा होता है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि बच्चा किसी और से आपके बारे में सुन रहा है, या जो आपने बोला है वो किसी और से सुन रहा है। तो मेक दैट इंस्ट्रक्शन क्लियर, और बच्चे को ये फ्रीडम दीजिए कि अगर उसे कोई चीज नहीं समझ में आई है तो वो बियॉन्ड द टाइम आपसे आके मिले। बी अवेलेबल टू देम, बी अप्रोचेबल, बी ओपन, तभी बच्चा आपसे, क्योंकि ठीक है आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया और 30 बच्चे सुन रहे हैं, तो 30 बच्चे उसको अलग तरीके से परसीव जरूर करेंगे। अब ये आपकी समझदारी है कि आप उस परसेप्शन में कितना उस डोमेन की चीजें निकाल पाते हैं। भाई आपने एक असाइनमेंट दिया ना, तो 30 बच्चे 30 अलग असाइनमेंट लेके आएंगे, लेकिन आपका जो क्लियर है सेट स्टेटमेंट की इसमें ये चीजें होनी चाहिए, वो चीजें अगर उसमें हो रही हैं तो वो थोड़ा अलग भी है तो एक्सेप्टेबल है। ये भी समझते समझते लोगों को समझ में आता है कि हर बच्चा वही नहीं करेगा जो आप सोच रहे हैं। एज अ टीचर यू हैव टू बी ओपन इनफ टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बच्चे क्या हैं ये भी टीचर को समझना होता है। जैसे मैं एज डायरेक्टर अपने एम्प्लॉइज को समझने की कोशिश कर रही हूँ, वैसे एज फैकल्टी में अपने बच्चों को भी समझने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चे क्या हैं, हमें जब एक भीड़ दिखाई देती है ना 30 की, तो फिर वो इंडिविजुअल नहीं है, फिर तो वो एक ग्रुप है। लेकिन अगर किसी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जनरली ऐसा नहीं करते हैं, कभी कभी कर भी लेते हैं कि जनरली ग्रुप एक साथ चलता रहता है, लेकिन कहीं कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है किसी भी रीजन से, या उसको कोई चैलेंज है, तो फिर आपको बैठ के उसको टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उसके क्या चैलेंजेस हैं, उसको क्या दिक्कत है, उसके फैमिली में क्या दिक्कत है, बैकग्राउंड में क्या इफेक्ट कर रहा है उसको, उसके दिमाग में कोई ऐसे रिजर्वेशंस हैं जिसकी वजह से वो इंस्ट्रक्शन को क्लियरली नहीं ले पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, या आउटकम नहीं आ रहा है। तब जब आप ये चीजें समझेंगे या उस इंडिविजुअल को समझेंगे, तब आप शायद उसके हिसाब से अपनी चीजों को मॉड्यूलेट कर पाएं, अपने असाइनमेंट को मॉड्यूलेट कर पाएं, अपने डायरेक्टिव को बदल पाएं विद इन दैट फ्रेमवर्क। जो करिकुलम का जो फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क में आप उस बच्चे से बेस्ट काम कैसे निकल पाएं इन स्पाइट ऑफ ऑल द रिजर्वेशंस। ये एक अच्छे टीचर की वो है। बिल्कुल। आपके पास कोई केस एग्जांपल है? हाँ जी बिल्कुल। अब ये एग्जाम्पल मैंने कई जगह दिया है, पर आप किस डिसिप्लिन के पढ़े हुए हैं? पास मैं कम्युनिकेशन के। चलिए मैंने बताया मैं GMTN हूँ, लेकिन मैं फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट की फैकल्टी रही हूँ सालों साल। तो फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो वहाँ स्टिचिंग, टेलरिंग, कटिंग, पैटर्न मेकिंग, गारमेंट कंस्ट्रक्शन,
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और बिना किए बच्चा पास हो नहीं पाता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो एक वक्त हमें एक डिज़ाइन कलेक्शन हुआ करता था उस वक्त, Okay. काफ़ी पहले की बात बता रही हूँ। तो एक बच्ची थी और हर टीचर को जैसे 8th सेमेस्टर है तो बच्चे को एक डिज़ाइन कलेक्शन बनाना है अपना, फैशन डिज़ाइन के बच्चे को, और हर बच्चे को 5-5 गारमेंट या 6-7 गारमेंट का एक सेट बनाना पड़ता है, कलेक्शन बनाना पड़ता है, और जो कि ऑब्वियसली उनके द्वारा काटा, उनके द्वारा एनविसाज किया हुआ, सोचा हुआ, डिज़ाइन किया हुआ, बनाया हुआ, सिला हुआ होना चाहिए। तो हमेशा ही सब तरह के बच्चे आते हैं। तो एक बार एक बच्ची मेरे पास आई और मुझे मिली 6 महीने के लिए, और उसने बोला कि मुझे ना मैम ये पैटर्न मेकिंग जीसी नहीं करनी है। Okay. ये फैशन डिजाइन की फैशन डिज़ाइन की, उसे Okay. पैटर्न मेकिंग जीसी बहुत पसंद नहीं था, शी डिडंट वांट टू डू। तो पास तो वो थोड़ा-थोड़ा करके हो गई है, लेकिन कह रही मैम डिज़ाइन कलेक्शन में मुझे बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा। अब डिज़ाइन कलेक्शन में कलेक्शन आना है जो कि सिला हुआ होना चाहिए, या जो कि कपड़े से बना हुआ होना चाहिए, या जो कि, और वो लड़की बिल्कुल उस पे एडमेंट है कि मुझे सिलना नहीं है। अब आप बताइए मुझे क्या करना है। तो फिर अब यहाँ पे वही चीज आ जाती है, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हाँ, मेरे वही डिजाइन चैलेंज। तो फिर मेरे को उसके साथ बैठना पड़ा ये समझने के लिए कि वो क्या करती है, उसको पसंद क्या है। मैंने कहा अच्छा चलो बताओ भाई कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या करती हो, तुम्हें क्या करना है। तो अब वो फैशन डिजाइन पढ़ी हुई है तो उसने वैसी चीजें बताई, लेकिन चूंकि उसे सिलना और काटना नहीं था, तो फिर मैंने पूछा कि भाई तुम 4 ईयर की जर्नी में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा, चलो यही बता दो। तो हम उस पर वर्क करते हैं कि तुम्हारे लिए कलेक्शन उससे निकलवाते हैं। तो फाउंडेशन में बच्चों को एक वीविंग का कोर्स कराया जाता है, याद है आपको? कुछ कुछ ऐसा फ्रेम सा दे दिया जाता है और उस पे कपड़े धागा वागा लगा लोगों के कुछ बनाते हैं बच्चे। मैम मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, वो अच्छा लगा था। तो मैं कहा दिखाओ जरा सैंपल अगर है तुम्हारे पास पहले का बना हुआ। तो लेके आई, अच्छे थे कुछ। तो मैंने कहा ठीक है, आप इस टेक्निक को यूज करिए अपना कलेक्शन बनाने के लिए। करेंगी? कि हाँ जी करेंगे। मैंने कहा देख लो, आसान नहीं होगा, कठिन होगा। तो कह रही है करेंगे मैम। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत मेहनत का काम है। हाँ बहुत मेहनत का काम है। तो मैंने कहा जाओ फिर अपना कॉन्सेप्ट लेके आओ। कॉन्सेप्ट भी बड़ा वाइब्रेंट लेके आई वो, पता नहीं क्या ये वो दुनिया भर का। तो मैंने कहा ठीक है, अब आप इस पे शुरू करिए। कॉन्सेप्ट आपका आ गया, कलर आ गया है, आपका सिलवट आ गया है, आपने सब कुछ सोच लिया है। अब आप ड्रेस फॉर्म उठाइए और ड्रेस फॉर्म पे अपने सिलवट के हिसाब से फ्रेम बनाइए। तो उसने पूरे जितने 5-6 फ्रेम ड्रेस फॉर्म थे उन पे वायर फ्रेम्स बनाए। अच्छा। और मैंने कहा कि ऐसे वायर फ्रेम्स बनाइए क्योंकि शो होना होता है तो आपको पहनना पड़ेगा, इसको लड़की को पहनाना पड़ेगा किसी मॉडल को, और वो वॉक करेगी। तो ऐसा फ्रेम होना चाहिए जो ओपनेबल हो, क्लोजर हो उसमें, और वो पहन सके, उतार सके, इस तरह की चीजें का कंस्ट्रेन है आपके पास। और उसके बाद फिर आप इस पे वीविंग करिए। तो उसने वो पूरे फ्रेम पूरे गारमेंट्स के बनाए थे और सब पे वीव करा था, अमेजिंग कलेक्शन निकाला था विद इन द टाइम फ्रेम। कमाल की बात। धागा पतला नहीं लिया था, कुछ में धागा पतला लिया था, कुछ में धागा मोटा लिया था, क्योंकि पूरी बॉडी पे वो हो रहा है। तो ऐसे करके आपको कई बार बच्चों को समझ के उनके लिए क्रिएटिव सॉल्यूशन देना पड़ता है, जो कि बच्चा, क्योंकि वो उसकी जिंदगी का लास्ट और बहुत अहम मोमेंट था जी। उसको हम ऐसी चीज नहीं कराना चाह रहे थे जिसमें वो बंधा हुआ फील करे। शी शुड बी फ्री, शी शुड एंजॉय दैट प्रोसेस। दैट वाज द क्रक्स, एंड येट द डिलीवरेबल ऑफ दैट मॉड्यूल हैज टू बी सेटिस्फाइड बिकॉज़ ऑफ द करिकुलम। करिकुलम क्या, उसमें तो कलेक्शन होना चाहिए, चलना चाहिए। एंड कितने गारमेंट बनाए इन्होंने? 5-6 बनाए थे उसने। बाप रे। सो बेसिकली यू फाउंड कि इसका इंटरेस्ट कहाँ लाया करता है, एंड फ्रॉम देयर यू पिक्ड अप। यही क्रिएटिविटी यही क्रिएटिविटी है। या डिजाइन सॉल्यूशन है। हाँ। सो फॉर अ स्टूडेंट, हाउ इजी इट इज टू अप्रोच यू, और हाउ इजी शुड इट बी? मान लीजिए उस कहीं भी फैकल्टी से एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं आ रहा है। यस, देखिए अच्छी फैकल्टी ही वही होगी जो इजी अप्रोचेबल हो, बट समवन हु कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। ओके।
टीचर रहेगा, चाहे आप मेंटर कह लीजिए, चाहे फैकल्टी कह लीजिए, चाहे टीचर, तो टीचर का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया है और हमारे डोमेन में तो टीचर है भी नहीं। हम तो जो आप करना चाहते हो वो करो इस डोमेन में, वो है। तो हम तो मेंटर हैं, गाइड हैं, क्या कहते हैं, आपको बस नज कर रहे हैं। बाकी क्रिएटिविटी थी तभी आप इस एग्जाम को पास करके इस इंस्टीट्यूट में आए हैं, चाहे वो निफ्ट हो चाहे एनआईडी हो, है ना, वो संस्था आप में। हम तो बस आपको उस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं। तो ओपन होना चाहिए, अप्रोचेबल होना चाहिए और बच्चा आराम से आपसे बात कर सके, ये भी होना चाहिए। अब ये ओवर द पीरियड लोग धीरे धीरे डेवलप करते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन बच्चों के साथ जब आपका रोज का वास्ता है या साबका है तो वो आ ही जाता है, चाहे जैसे भी हो। एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है दिमाग में कि निफ्ट एनआईडी से रिलेटेड, इन एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड इतनी मिथ्स और कहानियां हैं मार्केट में कि कई बार स्टूडेंट्स लॉस्ट हो जाते हैं, एक साल ड्रॉप। इट इज ऑलमोस्ट एज इफ कि आईएएस आईपीएस वाला एग्जाम है ये, उन्हें समझ नहीं आता एनआईडी नेक्स्ट ईयर पैटर्न चेंज कर देगा, नहीं करेगा, पिछले पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कभी भी ये पिन पॉइंट नहीं हो पाता, विच इज अ ग्रेट थिंग ऑल्सो, कि क्या करें कि एडमिशन मिले या एटलीस्ट पेपर क्लियर हो जाए। व्हाट इज इट दैट द पीपल हु आर इनसाइड द सिस्टम लुकिंग एट, जब पेपर्स आते हैं वो क्या देख रहे हैं? बिकॉज सब सारी कोचिंग इसी पे बेस्ड है कि उनको ये नहीं पता पा रहे कि एक्चुअली करना क्या है तुमको। चलिए अभी अभी मैं दोनों पर्सपेक्टिव से बताती हूँ। हाँ। देखिए, एक इंस्टीट्यूट का क्या एथॉस है या क्या उसका आउटलुक है, क्या सोच है, उसका क्वेश्चन पेपर उसी पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये पता होगा कि निफ्ट जो है वो बना ही इसलिए था टू प्रोवाइड अ मिडिल मैनेजमेंट टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, निफ्ट का पर्पस ये था, ठीक है, और हमने वो किया, अच्छा किया। उस प्रोसेस में हमने बहुत क्रिएटिव डिजाइनर्स भी दिए, चाहे वो सब्यसाची हों, चाहे वो रित्ती बेरी हों, चाहे वो, तो ऐसा नहीं था कि वो मिडिल मैनेजमेंट ही प्रोवाइड करना था, वो क्रिएटिव परस्यूट था बेसिकली बच्चों के लिए, और उसी हिसाब से उनका क्वेश्चन फ्रेम था। उसी तरह से एनआईडी, जब हम ये कहते हैं कि ये डिजाइनर बना रहा है या क्या कहते हैं, तो अब इतने समय के डिस्कशन से अगर आपको ये समझ में आया हो कि डिजाइनर क्या है, तो एनआईडी का एग्जाम वही ढूंढ रहा है, क्या आप में क्रिएटिविटी है, क्या आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, क्या आप में आपको जो सिचुएशन दी गई है उस सिचुएशन को समझ के उसके लिए सॉल्यूशन डिराइव करने की कैपेसिटी है, यही देख रहा है क्वेश्चन पेपर। और क्या होता है हमारे यहाँ कोचिंग तो फैक्ट्री जैसे हो गए हैं एक्चुअली, क्योंकि मैं पूछने ही वाला था। हाँ, क्योंकि देखिए बहुत फर्क होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे तो हेल्प करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत खराब काम कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं ऑब्वियसली। बच्चों को अगर वो ये श्योरिटी भी देते हैं कि हम आपको एडमिशन दिला देंगे और ये कर देंगे, तो वो प्रयास जरूर कर रहे हैं। लेकिन अगेन, कोचिंग से सीख के आया हुआ बच्चा और एक ऐसा बच्चा जिसने बिना कोचिंग से सीख के आया है, देखिए मैं इस पर्सपेक्टिव से समझाती हूँ। एनआईडी में जो बच्चा आता है, ये मैंने यहीं पे देखा है, उसको पहले अनलर्न करना पड़ता है जो कुछ भी उसने लर्न कर रखा है। ओके। उसके बाद उसे रीलर्न करना पड़ता है। तो ये अनलर्निंग प्रोसेस ही इसलिए है कि आप अब तक जो सोच के आए हो कि ये डिजाइन है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, वो भूलो और दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना सीखो। तो कोचिंग में अगर कोई बच्चा गया है ना, तो उसको एक पर्सपेक्टिव सिखा दिया जाता है, जो वहां पे जो लोग हैं उनका पर्सपेक्टिव है। ऑब्वियसली वो कोचिंग चला रहे हैं तो उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग होता है,
और इंस्टीट्यूट में जिस तरह की डिमांड, जिस तरह की आइडियोलॉजी चल रही है, उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होता है। तो वो क्या सीख के आ रहे हैं, उनको अनलर्न कराना और उनको रीलर्न कराना, ये जो प्रोसेस है, जो एंट्रेंस एग्जाम है, इस प्रोसेस को कम करना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं एक्चुअली। और कोई बच्चा जो नेचुरली क्रिएटिव है, वो अपने आप, उसे किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, बहुत बच्चे आते हैं, 12th किए सीधे आ गए, और तैयारी भी नहीं होती है उनकी। तैयारी इसलिए नहीं होती है क्योंकि 12th की ही तैयारी इतनी विगरस होती है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते पढ़ते। अब दिक्कत क्या होती है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये अगर आप इसकी हिस्ट्री समझते हैं, ये मिस्टर मैक्यूले का दिया हुआ सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम अपना। और इसका पर्पस था इस एजुकेशन सिस्टम का लोअर ग्रेड क्लर्क प्रोवाइड करना ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स को। उससे पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, जो गुरुकुल में जाके गुरुजी के साथ सीखते थे, वो हमारा इनहेरेंट सिस्टम था, मतलब इंडिया का इनहेरेंट सिस्टम था। और गुरुजी इंडिविजुअलिस्टिक तरीके से पढ़ाते थे, जिसकी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से उसे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जेनरिक चीजें सबको पढ़ाई जा रही हैं, बट इंडिविजुअल स्ट्रेंथ पे एम्फेसिस होता था, और उनको उस फील्ड में भेज दिया जाता था जिस भी चीज के वो करना चाहते हैं। लेकिन जो ये मैक्यूले का एजुकेशन सिस्टम था, वो ब्रिटिश कॉलोनियल राज द्वारा बनाया गया था, और उनका पर्पस था पीपल शुड बी having basic understanding of what is math, English, geography, science, to be able to successfully run whatever directives were given to them. तो ये सिस्टम अपने आप में आपकी नेचुरल क्रिएटिविटी खत्म कर देता है। Okay. एक स्टडी मैंने देखी थी जिसमें ये कहा जाता है कि जो छोटा बच्चा होता है, जो बच्चा पैदा हुआ होता है ना, 3 साल 4 साल का बच्चा, वो सबसे क्रिएटिव है। और जैसे जैसे उसे एजुकेशन सिस्टम में डाला जाता है, धीरे धीरे उसकी क्रिएटिविटी कम 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 और कम होती जाती है। तो हमारा सिस्टम ही ऐसा है जो कि नेचुरल इंस्टिंक्ट क्रिएटिविटी का खत्म कर देता है। और उतने एजुकेशन के बाद भी जिसमें वो क्रिएटिविटी बच जाती है, वो अगर बिना कोचिंग के डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में आता है, आप समझ सकते हैं वो बच्चा क्या होगा। बिल्कुल। तो हम उन बच्चों को ढूंढते हैं, हम उन बच्चों को चाहते हैं जो अपने उसमें सरवाइव कर गए हैं, जो केवल किताबें पढ़ के पास नहीं हुए, जो शायद किताबों को समझ के अपने होराइजन को और वाइड करके और उसमें से निचोड़ के कुछ जो उन्होंने निकाला है समझ, उस पे काम कर रहे हैं, वो बच्चे चाहिए। जनरली इन्हें आउटकास्ट टाइप कर दिया जाता है जनरली, बट ऐसे भी हैं जो एकेडमिकली एक्सेल करके भी आ जाते हैं। हर तरीके के बच्चे होते हैं, बिकॉज वो इस सिस्टम में फिट नहीं होते ना। हाँ, वो जो जिनको आप कह रहे हैं कि आउटकास्ट कर दिए जाते हैं, उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, जो कि नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए उन्हें आउटकास्ट कर दिया जाता है। और आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड टू से कि आज के ज़माने में निफ्ट या एनआईडी जैसे इंस्टीट्यूट हैं जो उनको, मतलब वो भी ऐसे अनकट हीरे होते हैं जिनको पॉलिश करते हैं, सिखाते हैं, और वो जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचाते हैं। और उनकी जो अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उसको निकालने का विदाउट एनी टैबू, विदाउट एनी डिमार्केशन लाइन, विदाउट एनी जजमेंट, वो मौका दिया जाता है। तो मुझे खुशी है कि हम एज इंस्टीट्यूट ये काम कर रहे हैं। Have you seen any such transformation? Many such. अब मैं किसी एक के बारे में भी नहीं बोलना चाहती हूँ, अच्छा, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत है। और यहाँ पे तो चूंकि मैं फैकल्टी नहीं हूँ, डायरेक्टर हूँ, तो एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ, पर फैकल्टी का वो बताती हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको अपने घर में या एजुकेशन सिस्टम में बंधन महसूस होता है, क्योंकि वो जिस तरीके से रहना चाहते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं, जिस तरीके से वो फ्रीडम महसूस करते हैं, वो नॉर्मल सोसाइटी एक्सेप्ट करता नहीं है। और एनआईडी में आते ही उन्हें एक स्वच्छंद वातावरण मिलता है, एनआईडी निफ्ट दोनों में ही,
जहाँ पे वो जो चाहे वो सोच सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं और उन्हें जज नहीं किया जाता है। ये भी मुझे खुशी है ये कहने में कि शायद निफ्ट में या एनआईडीज में हमारी फैकल्टी, हमारा स्टाफ और बच्चे, उनको भी ये ग्रूमिंग मिलती है कि आप सिर्फ किस तरीके से कोई चल रहा है या कपड़ा पहन रहा है या रह रहा है, इस तरीके से में आप जज नहीं कर सकते। और धीरे धीरे ये एक्सेप्टेंस सब में आ जाती है और वही एक्सेप्टेंस उस बच्चे को वो फ्रीडम, वो क्या कहते हैं, ओपन माइंडेडनेस, हाँ, प्रोवाइड करती है कि वो अपना बेस्ट कर पाता है। इट्स ग्रेट बिकॉज़ सिस्टमैटिकली इनग्रेन किया जाता है इसको। सिस्टमेटिकली इनग्रेन किया जाता है। आप सोचिए जो भी इंस्टीट्यूट्स में डायरेक्टर आते हैं, मतलब निफ्ट में तो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर्स होते हैं जनरली, एनआईडी में फैकल्टी डायरेक्टर्स होते हैं, तो अलग वो है, पर एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग आते हैं वो भी कोई इंजीनियर बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई फाइनेंस बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई अकाउंट बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड से आ रहा है। उनको भी ये समझाना कि जी आपको इसको ऐसे नहीं ऐसे देखना है, आपका परव्यू इस पे ये नहीं ये होना चाहिए, इट टेक्स टाइम। और जो इंस्टीट्यूट ये कर लेता है वो बच्चों का फेवरेट होता है। जी, बिल्कुल। निफ्ट रायबरेली के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगी और भोपाल के लिए भी कहना चाहूंगी कि रायबरेली तो ऐसी जगह पे है, निफ्ट रायबरेली, जो कि सारी दुनिया से दूर, तो वहां पे बच्चे आते अपनी चॉइस से नहीं है अक्सर, जब कुछ और नहीं मिलता तो रायबरेली आते हैं, लेकिन एक बार आ जाते हैं और उनको हर इंस्टीट्यूट का परव्यू मिलता है क्योंकि कन्वर्ज हो रहा है, ये हो रहा है, बच्चे जाते हैं अलग अलग जगह, तो उन्हें ये समझ में आता है कि रायबरेली उन्हें क्या देता है। उसी तरह जो बच्चा भोपाल में आता है उसे ये समझ में आता है कि भोपाल उसे क्या देता है, एनआईडी भोपाल उसे क्या देता है। जिस तरह का एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करते हैं जल्दी नहीं मिलता, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द grooming that has come in the faculties, in the people who are there providing different kind of services to this institution. Also they feel deprived when they go out of this college because यहाँ जो मिल रहा था अचानक से बाहर एक अलग वर्ल्ड है, फिर वो एक अलग फाइट है। हाँ, और यहाँ जितना ओपननेस था, यहाँ फैकल्टी सब समझ रहे हैं हमारी इंडिविजुअलिटी है, ये है, हम सब समझ रहे हैं, बाहर निकलते ही दे अगेन गो बैक टू दोस रिजिड सिस्टम्स। हाँ, यहाँ पे हमारा दो पर्सपेक्टिव होने चाहिए, मतलब हम रखते हैं, कोशिश करते हैं एज फैकल्टी भी और एज वैसे भी, कि बच्चे की इंडिविजुअलिटी को निखारना तो हमारा काम है ही, लेकिन उसको धरातल पे लेके आना भी हमारा काम है। सपने में जी नहीं सकता बच्चा, वो जो आप अनलर्न वाली बात कर रहे हैं। हाँ, कि आप सपने में नहीं रह सकते, कि आप सोच रहे हैं सब कुछ अच्छा है और आपको ये मिल जाएगा और आपको वो मिल जाएगा और आपको तो बिल्कुल रोजी पिक्चर दिखाई जा रही है, अभी आप इसके बाद एकदम जन्नत में जाएंगे। नहीं, यही जन्नत है, इसके बाद जहन्नुम में। उस जहन्नुम में सरवाइव करना आना चाहिए, और सर्वाइवल के लिए अगेन यू हैव टू बी स्टडी, अंदर से मजबूत होना चाहिए। तो वो मजबूती भी फैकल्टी स्टाफ मिलके ही ला सकते हैं। केवल बच्चे को क्या कहते हैं रोजी पिक्चर दिखाने से काम नहीं चलेगा, उनको ग्राउंड रियलिटी दिखाना बहुत बहुत जरूरी है कि एक्चुअली क्या है दुनिया, उस दुनिया में जीना है। हालांकि आजकल जेन जी चल रहा है, तो हम सब तो शायद क्या हम बूमर्स हैं, तो एज बूमर्स हमारी जिस तरीके से परवरिश हुई है और एज जेन जी उनकी जिस तरीके से परवरिश हुई है, उसमें ही जमीन आसमान का अंतर है। बूमर्स अपने माँ बाप को माँ बाप समझते हैं, जी अपने माँ बाप को फ्रेंड और यार समझते हैं। तो ये जो पर्सपेक्टिव का चेंज हुआ है, ये सब जगह विजिबल है। चाहे आप बच्चों से, किसी भी बच्चे से बात कर लीजिए और किसी भी माँ बाप से बात कर लीजिए, आपको वो दिखाई देगा कि मेरा बच्चा जो है वो बेस्ट है, मेरे बच्चे को ऐसा होना चाहिए और मेरे बच्चे को ऐसा नहीं होना चाहिए। और बच्चे भी एक्सपेक्टेशन, जब हर चीज प्लेटर पे प्रोवाइड की गई है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन एक अलग लेवल की है, एक्सपोजर भी एक अलग लेवल का है। तो उसमें
बच्चे को ये बताना कि ये जो चीज है ना, ये स्कूल कॉलेज और माँ बाप तक ही सीमित है, बाहर अलग है। अलग है। और जिस तरीके से आप जीना चाहते हैं उस तरीके से जीने के लिए आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन के हेम पे जाना है उसमें अभी टाइम है। मतलब जेन जी जब डिसीजन मेकर होगा उस वक्त में अभी टाइम है। राइट। आपको फ्रिक्शन फील होता है? हाँ, थॉट प्रोसेस में तो होता है कि हम जो कह रहे हैं वो नहीं समझते हैं, या वो जो कह रहे हैं हम नहीं समझ रहे हैं। ये म्यूचुअल जो वो है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, म्यूचुअल डिसएग्रीमेंट है, ये तो है ही, हर लेवल पे है। एज पेरेंट है, एज डायरेक्टर है, एज फैकल्टी है। आप कैसे नेविगेट करते हैं? लेकिन अब वही है, अगेन क्रिएटिविटी। हर चीज का सॉल्यूशन है क्रिएटिविटी। शुड बी ओपन, should be able to listen and should be able to arrive at a creative solution which mutually everybody agrees on. वही है, ग्रुप एक्टिविटी है ये। बिल्कुल। करना यही है, सर्वाइवल इसी से है, कोई और तरीका नहीं है सर्वाइव करने का, यही है। आपने जैसे कहा कि नेशनल कॉलेजेस एक तरह का एजुकेशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ व्हाट डू यू से प्राइवेट कॉलेजेस जो कि सेम चीज क्लेम करते हैं। बहुत सारे बच्चे जब यहाँ नहीं जा पाते वो कोशिश करते हैं कि इक्विवेलेंट प्राइवेट कॉलेज में चले जाएं। हम ये डिफरेंस कैसे बनाते हैं कि ये नेशनल कॉलेजेस का पर्पस ये है और प्राइवेट कॉलेजेस का पर्पस ये है, एंड हाउ स्टिल, बिकॉज इट इज रियली अमेजिंग कि नेशनल कॉलेजेस आज भी उस रेपुटेशन को मेंटेन करते हैं। There are people standing in lines to get into these colleges. How is this managed? ये difference है क्या? देखिए, नेशनल कॉलेज जब बने थे तो NID खास तौर पे या नेफ्ट भी गवर्नमेंट के हेल्प से बने थे। दे आर हेविली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। और अगर ये स्ट्रक्चर और ये दिखाई दे रहा है जो भी, ये बिना गवर्नमेंट की हेल्प के नहीं आएगा, सबसे पहली बात। एंड द अमाउंट ऑफ मनी इट रिक्वायर्स इज ह्यूज। लेकिन जिस आइडियोलॉजी के लिए बने थे, जिस पर्पस के लिए बने थे, वो ये था कि डिजाइनर्स ऐसे जो देश में जो समस्या है उस समस्या का समाधान दे पाए। पर्पस ये था, प्रॉब्लम सॉल्वर। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, देश की समस्या का समाधान दे पाए, है ना। तो बहुत क्या कहते हैं, बहुत बड़ा गोल था और उस गोल को बहुत लेवल तक जो पुराने NID हैं उसने अचीव भी किया है। अपना स्टैंड है उसका, अपना सेटअप है उसका, अपना एक रेपुटेशन, एक अचीवमेंट है उनकी। और हम लोग अभी नए हैं तो वी आर ट्राइंग टू अराइव एट दैट पोजीशन। प्राइवेट कॉलेज के लिए भी यही है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज जो है पर्पस तो अल्टीमेटली वही है, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट में सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, है ना। बस ये है कि द अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, द अमाउंट ऑफ मनी दैट गोज इनटू इट, वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। दूसरी बात, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई एजुकेशनल सेटअप बना रही है, obviously it is a profit making body. We are no profit no loss body. हमारे लिए प्रॉफिट बनाना एज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कहीं खड़ा नहीं होता है। और इनफैक्ट अगर हम प्रॉफिट और लॉस में देखें तो वी आर ऑलवेज इन लॉस। चाहे वो एम्स हो, चाहे वो IIT हो, चाहे वो नेफ्ट हो, चाहे वो NID हो, चाहे वो XYZ कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो वो लॉस में है। पर लॉस क्यों नहीं गिन पाते हैं या क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि हम फाइनेंशियल लॉस की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंटेलेक्चुअल गेन की बात कर रहे हैं। जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जाते हैं, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो पढ़ के जा रहे हैं, वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी को, वो गेन है। तो वो फर्क है थोड़ा सा, वैल्यू का फर्क, वैल्यूज का फर्क है थोड़ा सा, उधर और इधर, यही है। लेकिन अब हर चीज लिमिटेड है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन
काफी सारे हो सकते हैं, कोई उसमें लिमिट नहीं है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ एक लिमिट है कि नंबर रिस्ट्रिक्टेड है। दो गवर्नमेंट ने भी काफी कोशिश की है कि और इंस्टीट्यूट, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो निफ्ट, तो काफी सारे हो गए, और एनआईडी भी शायद प्रोसेस में है नंबर इंक्रीज करने में। बट स्टिल विद अ कंट्री ऑफ 150 बिलियन पॉपुलेशन, कितना बिलियन, 140 करोड़। हाँ, 140 करोड़ की पॉपुलेशन में हम फिर भी थोड़े ही हैं, हम कम ही हैं। हम उन आपको लोगों लगता है ये को पर्पस डाइल्यूट हो जाएगा अगर और आगे तो, या इट विल राइज अप? पर्पस डाइल्यूट होना लोग सोचते हैं। हर नया इंस्टीट्यूशन जो खुलता है उसमें पुराने इंस्टीट्यूशन के लोगों को ये रिजर्वेशन रहता है कि डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे जाके और देखें, क्या 150 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन में 300 ही क्रिएटिव लोग हैं, या 15,000 ही इंजीनियर हो सकते हैं, या 1,000-1,200 ही डॉक्टर हो सकते हैं? बैकलॉग भी बहुत सारा है। तो फिर पूरे कैसे होंगे? बाकी लोगों को सुविधाएं देगा कौन? तो ऐसा है तो नहीं, डाइल्यूशन तो नहीं है। हाँ, रीच बढ़ेगी हमारी, हम और लोगों तक पहुंचेंगे, और शायद उन लोगों तक पहुंच पाएं जो एक्चुअली समाज में वो बदलाव ला सकें। जो आप कह रहे हैं, जो क्रिएटिव थिंकर्स हैं, हाँ, जो आ नहीं पा रहे हैं यहाँ तो वो बदलाव ला सकें। क्योंकि जिस समाज से आते हैं ना, आप उस समाज के लिए काम करते हैं। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में, एनआईडी में भी देख लीजिए और निफ्ट में भी देख लीजिए, जो बच्चा जिस कम्युनिटी से आ रहा है, जिस सिटी से आ रहा है, जिस स्टेट से आ रहा है, वो जाके अक्सर उस डोमेन में काम करता है, अक्सर। और वहाँ के क्राफ्ट्समैन, वहाँ की लोकल इंडस्ट्री, वहाँ के लोगों को ही अल्टीमेट बेनिफिट होता है, वैल्यू प्रोवाइड करता है। हाँ, वैल्यू प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसी चीज देखी जो वहाँ के लोग नहीं देख पा रहे, और वो इनपुट उनको प्रोवाइड कर रहा है। तो हम जितना बड़ा करेंगे इसको, उतने लोगों तक पहुंच पाएंगे। और ये कितने सालों का प्रोसेस होगा? ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें साल का तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट और भी जैसे आ रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं पाइपलाइन में है प्लान? हाँ, वो पाइपलाइन पे वो गवर्नमेंट जानती है। डीपीआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में आते हैं, तो उनका प्लान है, और वो जैसा करेंगे। आप गिविंग बैक को कैसे देखते हैं पर्सनली? गिविंग बैक टू द सोसाइटी, देखिए बहुत बड़ा है, और मुझे नहीं मालूम मैं पर्सनली कितना गिव बैक कर पाती हूँ। लेकिन अल्टीमेटली हम किसी न किसी फॉर्मेट में रह तो इसी सोसाइटी में ही रहे हैं। जो भी सीख रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, जो भी लर्न कर रहे हैं, वो वापस वहीं जा रहा है, किसी भी फॉर्मेट में। अगर हम ऐसे देखें कि एक माँ है, जैसे कहते हैं ना कि एक आदमी को पढ़ाओ तो आप एक आदमी को पढ़ा रहे हो, लेकिन अगर एक माँ को पढ़ा रहे हो तो आप पूरी फैमिली को पढ़ा रहे हो। तो उसी तरीके से है कुछ, कि अब मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, तो शायद मैं एक फैमिली वुमन होती, मतलब हाउसवाइफ होती, तो मैं अपने बेटे को पढ़ा पाती। मैं टीचर बनी तो मैं 30 बच्चों को पढ़ा पाई। मैं सीएससी बनी तो मैं पूरे इंस्टीट्यूशन को पढ़ा पाई, मतलब एकेडमिकली। और मैं डायरेक्टर बनी तो मैं सभी को पढ़ा पाई। तो मेरी जो आइडियोलॉजी है, मैं कोशिश करती हूँ कि उन तक पहुंचे, समझें, उनकी भी आइडियोलॉजी समझूं मैं, और एक ऐसी चीज पे अराइव करें जो अल्टीमेटली सबको बेनिफिट दे। नाइस। तो ओके, आई थिंक दिस इज अ गुड पॉइंट टू एंड दिस। अगर आपको कुछ स्पेसिफिकली कहना है तो प्लीज, अबाउट योर विजन, हाउ डिजाइन शुड बी टेकन, कुछ नए स्टूडेंट्स के लिए मैसेज हो। देखिए, डिज़ाइन में जो बच्चे आना चाहते हैं, मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि डिज़ाइन, जैसा मैंने बोला, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप आना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और उसके लिए आप कोचिंग जा रहे हैं, उसको सीखने के लिए, समझने के लिए। ऑब्वियसली हर घर में या हर जगह वैसे लोग नहीं है जो बता पाएं, तो वो भी ठीक है। मैं मना नहीं करूँगी कि आप नहीं जाइए, क्योंकि कोई तो गाइडेंस चाहिए, वो सपोर्ट, वो गाइडेंस, वो बूस्टअप हर किसी के लिए चाहिए, और वो मिलता है। और आप आते हैं जब यहाँ पे,
तो आपको एक नई दुनिया देखने को मिलेगी। उस दुनिया में अगर आपने पहले कुछ, आपके दिमाग में, आपके ज़हन में वो चीज़ है, वो एनहांस होती है, वो बढ़ाता है। हम जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपके अंदर जो कैपेबिलिटी, हम उसको बस निखार रहे हैं, हम उसको एक ब्लूम करा रहे हैं कि आप खिलिए, देखिए और सारी दुनिया में अपनी महक चमक फैलाइए। तो हम यहाँ पे एज डायरेक्टर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ, लोगों से मिलूँ, उन्हें बताऊँ कि एनआईडी क्या है, क्योंकि मुझे लगता है आज भी एनआईडी को कम लोग जानते हैं और उतना रीच नहीं है, जबकि क्रिएटिविटी का कोई अंत नहीं है और क्रिएटिविटी कहीं से भी आ सकती है ना, कीचड़ में कमल वाली बात कहें अगर, तो मैं चाहूँगी कि इसी माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ और उनको बताऊँ कि आप एनआईडी में आइए। ऐसे नहीं, एंट्रेंस के लिए ही नहीं, तो आप आ सकते हैं मिलने के लिए, घूमने के लिए, देखने के लिए। हम उसकी भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट स्कूल्स को इनवाइट करते हैं कि एक परव्यू तो मिले बच्चों को कि क्या है ये, क्या होता है यहाँ। टीचर्स को मिले, जिससे कि टीचर अपने बच्चों को बता पाएँ। तो हम टीचर्स के लिए भी वर्कशॉप करते हैं कि डिज़ाइन क्या है। हम इंडस्ट्रीज़ के लिए वर्कशॉप करते हैं कि डिज़ाइन क्या है, क्योंकि सब अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन उसको बस समझ लें कि हाँ ये है, तो वो ज़्यादा लोगों तक फैला पाएंगे। तो हमारा प्रयास सिर्फ इतना है कि इस चीज़ को सब तक पहुंचाएं। ओके, तो इस चैनल पे आना मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था, और जैसा मैंने बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें मेरे अंदर से भी निकल के आई जो मैंने सोची नहीं थी आपसे बातों के दौरान, और लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी, अच्छा था। हाँ, न्यू पॉडकास्ट एक्सपीरियंस था, दिस वाज न्यू एक्चुअली फॉर मी। सभी लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्रिएटिव केओस विद आकाश। ओके।